यहाँ पे करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं मंच पर बुला रहा हूँ 8वीं कक्षा के छात्र आरभ को हिवाए और अपनी कविता। शुभ मध्याह्न। यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आरव कक्षा 8वीं DAV 22 का छात्र आज अपनी कविता के कुछ शब्द हमारे देश के वीर जवानों को समर्पित करना चाहूँगा। दिल में जुनूं, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दिल में जुनूं, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की जान निकल जाए, आवाज में इतनी दमक रखता हूँ। क्योंकि वीरता की ढाल और शौर्य की तलवार हूँ। वीरता की ढाल, शौर्य की तलवार हूँ। कर्तव्य से भरा हुआ सिंह विकराल हूँ। सृजन हूँ, प्रलय हूँ, कर्म का कमल हूँ। सृजन हूँ, प्रलय हूँ, कर्म का कमल हूँ। मैं गर्वित रक्षकों का वंशज हूँ। मैं अभयंकर शिव का वंशज हूँ। वीरता की ढाल, शौर्य की तलवार हूँ। मैं इस देश का उभरता जवान हूँ। मैं इस देश का उभरता जवान हूँ। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगा, जीवन उसका नहीं युधिष्ठिर, जीवन उसका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं। वह उनका जो चरण रूप निर्भय होकर लड़ते हैं, निर्भय होकर लड़ते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। और अपनी कविता का अंत इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों से किया। बहुत बढ़िया। और अब बारी है भृगु, 9वीं कक्षा का छात्र। उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम। मैं भृगु गौतम DAV महात्मा आनंद स्वामी पब्लिक स्कूल में कक्षा 9वीं का छात्र अब सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है भारत भूमि। सिंधु घाटी में जन्मी थी एक सभ्यता जो बड़ी पनपी थी। वैदिक युग में वेदों पर लेख, संस्कृत से संस्कृति जन्मी थी। सनातनों की धरती भी, जैन और बुद्धों की जननी भी, चाणक्य नीति की जन्मभूमि, नालंदा में विद्या बढ़ती थी। बुद्ध थे और महावीर भी, चंद्रगुप्त का अतीत भी, सैकड़ों में यहाँ पल्लवों ने मंदिरों की भरी कई नींव भी। अशोक जैसे यहाँ वीर भी, खूनी कलिंग में जीत थी। सेनानी पोरस ने सिकंदर की मिट्टी थी पलीत की। गुप्तों का स्वर्ण युग था महान, गुप्तों का स्वर्ण युग था महान। सतवाहना से शंगा कुषाण, पल्लव नंदा और मौर्यान, पल्लव नंदा और मौर्यान। तंबापनी पांचाल पांडे, राजपुताना ठाठ बाट, शंकराचार्य गए ज्ञान बांट। रहे पृथ्वीराज सियान बान, जो हार के नहीं रहा हार मान, जो हार के नहीं रहा हार मान। गर्व इतिहास पे, गर्व इतिहास पे, लूटा गौरी तैमूर ने भर के, फिर भी न हिली टांगी। अब्दुल गफर, पीर अली खां, हम वंशज खुदीराम के। गंगाधर तिलक भगत सिंह जी, गंगाधर तिलक भगत सिंह जी, हम चेले बिपिन पाल के। है गर्व हमें इस बात पे, है गर्व हमें इस बात पे। हमें गर्व है कि यहाँ धर्म है, हमें गर्व है कि यहाँ धर्म है। हमारा कर्म है जो यहाँ जन्म से तिरंगा हमारे दिल में है। बड़ा फक्र है, बड़ा फक्र है जो कई पर्व हैं तो कई लफ्ज हैं। अतिथि देवो मेरा फर्ज है। दुश्मनी हो तो बुद्धि ये गर्म है, दुश्मनी हो तो बुद्धि ये गर्म है। साहित्यकारों की कलम, किसानों ने मिट्टी कर दी स्वर्ण है। साहित्यकारों की कलम, किसानों ने मिट्टी कर दी स्वर्ण है। मैथिली और पंजाबी, मराठी, पहाड़ी, गुजराती से बंगाली, मल्लू दाजू संग मद्रासी और बहुत सी भाषाएं हैं हमारे देश में। ये है सचिन की माटी, ये अटल की माटी, मैरी साइना लता की माटी। ये है रहमान की माटी, शाहरुख अमिताभ की माटी। माटी उस हर गुरु की जो विद्या दे के बनाता काबिल। माटी उस नेता की जो लड़ता रहता हक की खातिर। माटी उस बाप की जो करवाता बेटे फौज में शामिल। माटी उस माँ की बेटा जिसका ना आया लड़कर वापस। माटी उस फौजी की जो छाती पर खाता है गोली। माटी उसकी सुन ना पाया बेटे बेटे की बोली। माटी उस फौजी की जो घर मनाए ना लोहड़ी होली।
माटी उसकी जिसकी लिपटी तिरंगे में आखिरी डोली, माटी उसकी जिसकी लिपटी तिरंगे में आखिरी डोली। ये देश मेरा बलिदानों का, ये देश मेरा बलिदानों का, ये देश है वीर जवानों का, ये देश मेरा भगवानों का, ये देश मेरा भगवानों का, ये देश है अलबेलों का मस्तानों का, ये देश मेरा इंसानों का, ये देश मेरा इंसानों का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रेयसी 10वीं कक्षा। मानव बड़ा ही बेशर्म हो गया है, मानव बड़ा ही बेशर्म हो गया है, मानवता से बड़ा धर्म हो गया है। धर्म के नाम पर जान लेने को तैयार है, धर्म के नाम पर जान लेने को तैयार है। यह कैसा खुदा और ईश्वर से प्यार है, यह कैसा खुदा और ईश्वर से प्यार है। नमस्कार, मैं श्रेयसी शर्मा डीवी टूटू की कक्षा 10वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष मानवता पे एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। एक भीड़ सी लगी थी कहीं, कुछ चहल पहल सी मच रही, खामोश खड़े थे सब। किसी ने पूछा क्या हुआ, मैंने कहा क्या इंसानियत मर गई। हैरान है हर कोई मगर परेशान कोई नहीं, हैरान है हर कोई मगर परेशान कोई भी नहीं। कोई धर्म पूछे कोई जाति, कोई धर्म पूछे कोई जाति, कोई रिश्तेदार तो कोई नाती। मेरी आंखें देख ये सब डर गई, मैंने कहा क्या इंसानियत मर गई। सब कातिल कौन है पूछ रहे, सब कातिल कौन है पूछ रहे, लाल खून के दाग तो सबके हाथों में लगे हुए। ना कारण पता ना कोई हथियार मिला, सब अकेले पड़े हुए खामोश खड़े हुए। ये दृश्य देख मेरी आंखें भर गई, मैंने कहा क्या इंसानियत मर गई। जनाजा निकलेगा या अर्थी, जनाजा निकलेगा या अर्थी, भीड़ आपस में सवाल थी करती। शमशान घाट या कब्रिस्तान, ये शर्मा है या खान। लड़ने लगे सब आपस में, स्थिति नहीं थी बस में। यह देख गुस्से से मेरी आंखें थोड़ी और चढ़ गई, मैंने कहा क्या सचमुच इंसानियत मर गई, क्या सचमुच इंसानियत मर गई। ईशान की, ईशान 9वीं कक्षा। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हाँ मैं हिमाचल हूँ, शानदार हिमाचल हूँ। हिमालय का अंश हूँ, हिमालय का अंश हूँ, हिमालय के आंचल में पला बड़ा हूँ। हाँ मैं हिमाचल हूँ, हाँ मैं हिमाचल हूँ। देवताओं और सिद्धों की स्थली हूँ, देवताओं और सिद्धों की स्थली हूँ। जहाँ सुंदर और मनमोहक घाटियाँ हैं, मैं वही हिमाचल हूँ। हाँ मैं वही हिमाचल हूँ जो युगों युगों से इतिहास समेटे हैं। हाँ मैं शानदार हिमाचल हूँ। मैं लहराती लाहिड़ियों से, झरझर झरते निर्झरों से सुसज्जित हूँ। कई रहस्यों को सहेजे, कई सपनों को पूरा करता हूँ। मैं शक्ति से भरपूर हरियाली से सराबोर हूँ। हाँ मैं हिमाचल हूँ, शानदार हिमाचल हूँ। मेरी पनाह में यमुना, रावी, विपाशा, शतुद्री खेलती है, सिंचती है और जगत को जगमगाती है। मेरी पनाह में यमुना, रावी, विपाशा, शतुद्री खेलती है, सींचती है और जगत को जगमगाती है। अनेकों भाषाओं और संस्कृतियों को मैं पालता हूँ। यहाँ के लोगों के भोलेपन और मासूमियत को मैं सहेजता हूँ। मैं भिन्न भिन्न मंदिरों से पहचाना जाता हूँ। हाँ वीर हूँ मैं, वीर मेरा अस्तित्व है। मैं विक्रम बत्रा के नाम से जाना जाता हूँ। हाँ मैं हिमाचल हूँ, शानदार हिमाचल हूँ। पैराग्लाइडिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्कीइंग तथा ट्रैकिंग के लिए भी जाना जाता हूँ। 8वीं शताब्दी के मसरूर मंदिर को आज भी संभालता हूँ। हाँ मैं हिमाचल हूँ, शानदार हिमाचल हूँ। आओ सब आओ, मैं तुम्हें स्वास्थ्य की संजीवनी दूंगा। अतिथि देवो भव का भाव रखता हूँ। आओ सब मिलकर प्रतिज्ञा करो, मुझे और विश्व को साफ और सुंदर रखोगे। इस धरती का श्रृंगार करोगे, तभी कह सकता हूँ कि मैं शानदार हिमाचल हूँ। हाँ हिमाचल हूँ, मैं शानदार हूँ।
और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ 11वीं कक्षा की छात्रा मिताली को। कागज की कश्ती पानी का किनारा होता था। कागज की कश्ती पानी का किनारा होता था। खेलने की मस्ती थी, ये दिन आवारा था। क्यों आ जाते हैं इस समझदारी के दलदल में? क्यों आ जाते हैं इस समझदारी के दलदल में? वो नादान बचपन भी कितना प्यारा होता था। वो नादान बचपन भी कितना प्यारा होता था। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हम सभी को एक न एक बार अपने जीवन के किस्से याद आते हैं। आप सभी को भी याद आते होंगे आपकी माँ की मार, दोस्तों के साथ कंचे खेलना, भाई बहन के झगड़े। ठीक उसी प्रकार मुझे भी अपनी बचपन की कुछ चीजें याद आई जो मैं एक कविता के रूप में लिख कर आई हूँ। अगर लिखने में कोई भूल चूक होगी तो मुझे क्षमा करना। तो मेरी कविता का शीर्षक है वो दिन आज भी याद आता है। सुनिएगा। एक जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना होता था। एक जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना होता था। चाहत थी चांद को पाने की, चाहत थी चांद को पाने की, पर दिल खिलौनों का दीवाना था। वो स्कूल ना जाने का बहाना और जाने पर घंटों आंसू बहाना। वो स्कूल ना जाने का बहाना और जाने पर घंटों आंसू बहाना। टीचर के काम मांगने पर घर पर भूल जाने का बहाना। वो पेंसिल का खो जाना और दूसरों का रबड़ गुम करना। वो दिन आज भी बहुत याद आता है। जरा सी बात पर झगड़ना और गलतियों पर चप्पल बेलन करना। वो धूप में साइकिल चलाना और घर आकर बीमार पड़ जाना। वो दिन आज भी याद आता है। वो बचपन बड़ा अमीर था, कभी मैं मालिक कश्ती की थी। वो बचपन बड़ा अमीर था, कभी मैं मालिक कश्ती की थी। भले वो कागज की थी पर किनारे जरूर आती थी। और वह दिन आज भी याद आता है। वो शक्तिमान के लिए भाई से लड़ना, गली गली सिम सिम पर झूमना, माँ का अलिफ लैला देखने के बाद मेरे लिए वैसे ही कपड़े सिलना, भाई का जॉन सीना बनकर मुझे पटक देना। आज भी वह दिन बहुत याद आता है। रात में भूत के डर से कमरे की लाइट ऑफ करके 80 की स्पीड में भागना और अगले दिन स्कूल में जाकर खुद दोस्तों को भूत की कहानी सुनाना। बस में विंडो सीट के लिए लड़ना और मम्मी का बस में ही चांटा मार देना। ये दिन तो बहुत ही अच्छे से याद आता है। परंतु मैं आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ, हमने ऐसा सुना है कि क्या बड़े होते ही वह दुनिया छूट जाएगी? क्या उम्मीदों के संग खुशियां भी टूट जाएंगी? बहुत अच्छा। क्या वो दिन मिल पाएंगे फिर से? क्या वो दिन मिल पाएंगे फिर से? या बस यादों के खिलौने ही रह जाएंगे? या बस यादों के खिलौने ही रह जाएंगे? क्योंकि शायद सब उलझे हैं इस जिंदगी की दौड़ में। आगे की पंक्तियों में जरा गौर फरमाइएगा। वैसे तो हर कोई गिन तोल कर लेता है देता है। वैसे तो हर कोई गिन तोल कर देता है लेता है, पर क्या हर बार कुछ यादें छूट जाती हैं जिंदगानी के इस बाजार में, जिंदगानी के इस बाजार में। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि किसी ने बहुत खूब लिखा है, मिट्टी की गुल्लक में चाहतों को सिमटते देखा है। मिट्टी की गुल्लक में चाहतों को सिमटते देखा है। सिक्कों की खनखनाहट में होठों को हंसते देखा है। सिक्कों की खनखनाहट में होठों को हंसते देखा है। पर मुझे ना बारिश का डर ना धूप की चिंता, पर मुझे ना बारिश का डर ना धूप की चिंता, क्योंकि मेरे बचपन ने तो ख्वाहिशों को भी उंगलियों पर गिनते देखा है। क्योंकि मेरे बचपन ने तो ख्वाहिशों को भी उंगलियों पर गिनते देखा है। धन्यवाद। बच्ची के उस पे अपनी एक शेर याद आया। गजल तसव्वुर कर रहा था तो मेरी छोटी पोती अंदर आ गई, बहुत गुस्से में थी। तो मैंने गोद में उठ कर उसको चांद दिखा। मैं देख, कहते नहीं चांद नहीं मैंने देखना है। तो मैंने कहा चलो, बाद में चली गई। तो मैंने कहा भोले बच्चे को दिखाया चांद पर उसको शलभ, भोले बच्चे को दिखाया चांद पर उसको शलभ, पेंसिलें रबड़ें इरेजर कैटेगरी अच्छी लगी। लेकिन तुम हमेशा अभी बेशक आप बचपन में ही हो अभी,
लेकिन नजरें हमेशा आप चांद पे रखना। मनोज मुंतशिर कहते हैं, जूते फटे पहने आकाश पर चढ़े थे, जूते फटे पहने आकाश पर चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। तो आप सभी बच्चों ने बहुत बढ़िया यहाँ पे कविता पाठ किया। अब मैं चल रहा हूँ आगे, और इस कड़ी में सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ अजय विचलित को। नहीं ये सरकार मेरी है, नहीं रौब मेरा है। नहीं सरकार मेरी है, नहीं रौब मेरा है। मुझे गुरूर बस इस बात का है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। माँ शारदा को नमन, मंच को चरण स्पर्श, और आप सभी को माँ हिंदी के सबसे छोटे बेटे की ओर से प्रणाम। ये सब तो बचपन से ऊपर निकल गए, मैं बचपन में ही हूँ। और मंच की सबसे छोटी कलम है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। मैं कविता पढ़ूंगा उससे पहले जो वशिष्ठ सर ने एक बात कही शिष्य गुरु प्रथा को लेकर, कि किस तरह हिंदी या जो कविता लिखते हैं उनमें ये चीज़ खत्म हो रही है। सिर्फ एक पक्ष इन्होंने बताया, दूसरा पक्ष ये भी है कि जो प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं वो नवोदितों को उतना सराहा नहीं रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सच है कि जो हमारे पूर्वज अपने नवोदितों को सराहते नहीं है, उन्हें आगे नहीं बढ़ाते, इतिहास उन्हें भूल जाया करता है। और किसी को मेरी बात चुभी हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं अपनी रचना पे आता हूँ। मैं भी यही बात बोलता हूँ जी, रचना देखें कि ये बहुत दिल से जुड़ी हुई मेरी कविता है। पढ़िए जी, कि आज पहली बार जब कपड़ों में साबुन लगाई, आज पहली बार जब कपड़ों में साबुन लगाई, सच कहूँ माँ बहुत याद आई। वाह, आज पहली बार जब कपड़ों में साबुन लगाई, सच कहूँ माँ बहुत याद आई। कभी कमीज का बटन छूटा, कहीं आस्तीन मैली, तो कभी कॉलर ने मशक्कत करवाई। सच कहूँ माँ बहुत याद आई। बन देखें, वो कहती थी लाइटर प्लास्टिक वाला लेना, दूसरे से करंट लगता है। वाह, वो कहती थी लाइटर प्लास्टिक वाला लेना, दूसरे से करंट लगता है, फुल्का कच्चा मत पलट, अच्छा नहीं बनता है। वो कहती थी लाइटर प्लास्टिक वाला लेना, दूसरे से करंट लगता है, फुल्का कच्चा मत पलट, अच्छा नहीं बनता है। आटा गूंथना बहुत आसान है, तुझसे क्यों नहीं बनता है, तेरे बस का कुछ नहीं, तू तो बिल्कुल निठल्ला है। फिर जब अपने हाथों की बनी जली रोटी खाई, सच कहूँ माँ बहुत याद है। चलो, अगला बंद देखें कि घर में सफाई रखने से लक्ष्मी आती है, घर में सफाई रखने से लक्ष्मी आती है। झाड़ू पोछा कर शरीर में फुर्ती आती है, डस्टिंग रोज किया कर कमरे में कितनी धूल आती है, तुझे कितनी बार टोकूं बात समझ क्यों नहीं आती है। पोछा लगाते हुए फिर जब पीठ ने दर्द की गुहार लगाई, सच कहूं माँ बहुत याद है कि मैं तो उसकी हर बात पर गुस्सा हो जाता था, मैं तो उसकी हर बात पर गुस्सा हो जाता था। घिए बनाए तो मुंह फुलाता था, मैं तो उसकी हर बात पर गुस्सा हो जाता था। घिए बनाए तो मुंह फुलाता था, अपने जूठे बर्तन कहाँ सिंक तक ले जाता था। सुबह उठ न कभी बिस्तर बनाता था, सब्जी में जो नमक ज्यादा हो कुकिंग का ज्ञान सुनाता था। कल की बची सब्जी को ना हाथ लगाता था, दुनियादारी की थपेड़ों ने जब असलियत समझाई, सच कहूं माँ बहुत याद है। घर छूटा तो उसका हर बात पर टोकना समझ आया, बात बात पर कुछ करने से रोकना समझ आया। ये हीरोगिरी सब फिजूल है, फैशन कुछ नहीं धूल है। सभ्य बनो सदाचार अपनाओ, यही जिंदगी का मूल है। समय व्यर्थ करना तेरी सबसे बड़ी भूल है। बाहर जाकर माँ की वैल्यू पता चलेगी, क्यों कहती थी समझ आया। भूली बिसरी बातों को याद कर जब खुद को फटकार लगाई, सच कहूं माँ बहुत याद आई। बहुत मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी को कि वह अपना काव्य पाठ करें। मैं आपके समक्ष एक कविता पेश कर रही हूँ। बेटा ये नीचे, हाँ, अगर नहीं करेगा हम तो वैसे टोने हैं, जोर से बोलती हूँ। एक बुड्ढे ऊपर से टोने। अच्छा, मैं अपने आप को नहीं कराता था तब तक। जब मैं 50 का हुआ
तो मैं कहा जवान कहूँ वरना 50 वाले को अधेड़ बोलते हैं, वो सबसे गंदा। मैं कहा मैं वृद्ध हूँ, ये वयोवृद्ध। कुछ मेरी कविता भी ऐसी ही है। उम्र दराज हूँ, कहती हूँ नवयुवती से, तुम अपने को मुझे समर्पित कर दो और बना लो मुझे अपना। अगर छोटी सी बात मंजूर ना हो तो छोड़ दो मुझे अपने हाल पर। कुछ दिनों, महीने, साल ही हैं, बाकी तुम्हारी मस्ती के भी उम्र दराज हो। अभी तुम बच्ची हो, अलहड़ हो, बहुत जिद्दी हो, माननी भी हो, चंचला भी हो। यौवनावस्था के सारे गुण हैं तुम में, सुंदर भी हो, दूर दूर से टिकती है तुम पर नजर। मालूम है मुझे भाती नहीं है तुम्हें ये मेरी तकरार, क्योंकि तुम नवयुवती हो। मगर सुननी ही होगी जो भी खरी कड़वी कहती हूँ, जो भी सीधी सच्ची बात जुबान पर आए कहे देती हूँ। आज सब पर आते हैं ये यौवन के इन्हीं गिने दिन, लेकिन मत भूलो उस शाश्वत सत्य को जो अब मुझ पर बीत रहा है, तुम पर आने को वो भी है तत्पर। तुम्हारी मस्ती के दिन भी अब शेष ही है। उम्र दराज हूँ, कहती हूँ नवयुवती से। भले ही तुम कुछ दिन अकड़ो तनो, चाहे तो मद में झूमो, फिर भी जब हिसाब का दिन आए तुम देखना बैठकर, गणना कर लेना मुख पर बिंबित सयाह रेखाओं की, तब तुम्हारी भी एक ना जलेगी। जब नीलांबर पर तने सुंदर माथे पर शिकन झुर्रियां सज जाएंगी, तब तुम भी उम्र दराज बन जाओगी, तब तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। गजल की ओर चल रहा हूँ और जिस गजल गो को मैं बुलाने जा रहा हूँ उससे पहले मैं लाइनें कहूँगा। मंजिलों का कौन जाने रह गुजर अच्छी नहीं, मंजिलों का कौन जाने रह गुजर अच्छी नहीं, उसकी आंखें खूबसूरत है नजर अच्छी नहीं। अब तो लगता है आएगी बारी मेरी, अब तो लगता है आ जाएगी बारी मेरी, किसने दे दी तेरी आंखों को मेरी सुपारी। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नरेश देव को जो मंच पर आए और अपनी गजलें यहाँ से कहें। मंच को नमन। अभी बच्ची बचपन की कविता के ही शलभ जी को एक शेर याद आया, मेरे को पूरी गजल याद आई। तो मैं शायद आपने सुनी हो, लेकिन मैं वही गजल थोड़ी तरन्नुम में कोशिश करता हूँ। जी जी इरशाद है। कि उसमें होगा यादों का कोई अनमोल खजाना देख, कि उसमें होगा यादों का कोई अनमोल खजाना देख, उसमें होगा यादों का कोई अनमोल खजाना देख, अपनी अलमारी का सबसे ऊपर वाला खाना देख, अपनी अलमारी का सबसे ऊपर वाला खाना देख। दो रंगी ब्लैक एंड व्हाइट, दो रंगी तस्वीरें, टूटी ऐनक, चाबी वाली बंद घड़ी, दो रंगी तस्वीरें, टूटी ऐनक, चाबी वाली बंद घड़ी। दावा ना हकदार करे, दावा ना हकदार करे, है ऐसा माल पुराना देख, अपनी अलमारी का सबसे ऊपर वाला खाना देख। वो जैसे वो बिटिया कह के गई कि बहनों की चुगली, माँ की झिड़की जो बाबा ने डांटा, बहनों की चुगली, माँ की झिड़की जो बाबा ने डांटा, वो लड़की गाली देने वाली, वो लड़की गाली देने वाली,
और मेरा इतराना देख, अपनी अलमारी का सबसे ऊपर वाला खाना देख। प्रेम की चादर बुन ले हम भी कोई गहरे रंग भरी, प्रेम की चादर बुन ले हम भी कोई गहरे रंग भरी। मैं तन जाऊं ताना जैसे, मैं तन जाऊं ताना जैसे, तू बन जाना बाना दे। अपनी अलमारी का सबसे ऊपर वाला खाना दे, अपनी अलमारी का सबसे ऊपर वाला खाना देख। मक्ता देखिएगा कि कर्जे के पर नोट के पुरानी अलमारी में क्या क्या हो सकता है कि कर्जे के पर नोट, रहन कुर्की के कुछ दस्तावेज, कि कर्जे के पर नोट, रहन कुर्की के कुछ दस्तावेज। दहकान मुशक्कत से नाला पाया खुशहाल जमाना देख। अपनी अलमारी का सबसे ऊपर वाला खाना देख, उसमें होगा यादों का कोई अनमोल खजाना देख। धन्यवाद। उमा ठाकुर। सभी को मेरा प्रणाम, मंचासी प्रबुद्धजनों को मेरा नमन। मेरी कविता का शीर्षक है गृहिणी। ओस की बूंद सी कोमल तो कभी धधकती ज्वाला सी, खुशियों का गुल्लक समेटे परिवार की ढाल बन रहती तैनात हर पल। उलझे धागों से रिश्ते संभालती, मायके से ससुराल का सफर तय करती, तो कभी सरनेम में अपना वजूद तलाशती। रोज बतियाती है वो घंटों सिंक में पड़ी जूठन से, रोज बतियाती है वो घंटों सिंक में पड़ी जूठन से। बर्तनों की खनक से कौंधते हैं विचार गहरे भीतर, प्रेशर कुकर की सीटी मानिंद जिन्हें बांध देती है वो मैले कुचैले कपड़ों की पोटली में। और कुछ ही पल डिटर्जेंट के झाग में उफान भरते शब्द धुल जाते हैं फावड़े या फिर वॉशिंग मशीन की घर घर में। पकाती है वो नित नए पकवान, पाती है वाहवाही और बनती है प्रशंसा की बात। देख परिवार की खुशहाली खुशी से झूमती गाती है, मगर अधपका सा कुछ भीतर रह जाता है अक्सर, मगर अधपका सा कुछ भीतर रह जाता है अक्सर। धन्यवाद। बनाती है लंबी चौड़ी लिस्ट सामान की, सखी संग बाजार जाने से पहले करती है हिसाब डायरी में रोजमर्रा के खर्चों का। खुद के सामान की लिस्ट हटा देती है अक्सर, खुद के सामान की लिस्ट हटा देती है अक्सर कि लिपस्टिक, बिंदी, सूट पिछले महीने ही तो खरीदा था। इस बीच मगर भूल जाती है सहेज ना जमा घटाओ अतीत की धुंधली यादों का, कि मानो शून्य से शून्य घटा बचा शून्य, कि मानो शून्य से शून्य घटा बचा शून्य। माथे की लकीरों के हिसाब से सिलबटे से मिक्सी तक का सफर तय करती, चूल्हे की धीमी आंच में कढ़ाई में तेल का उफान देता है उसके सपनों को संबल। चूल्हे की धीमी आंच में कढ़ाई में तेल का उफान देता है उसके सपनों को संबल। गोल रोटी सा जीवन बांधे रखता है उसे दहलीज के अंदर, गोल रोटी सा जीवन बांधे रखता है उसे दहलीज के अंदर। रसोई की बेजान मगर जीवन चीजें ही समझ पाती है उसकी झुंझलाहट। मौन में पसरा सन्नाटा भीतर की टूटन, मगर सपने टांग दिए जाते हैं खूंटी पर उजले कपड़ों के मानिद।
आसमान की ओट में सितारों संग टिमटिमाते हैं रात भर मगर फिर खो जाते हैं जैसे इस्त्री फेरते ही कपड़ों में आती नहीं नजर सिलवटे। मगर कभी कभी घर परिवार की जिम्मेदारी समेटे चढ़ती है वो ऊंचे पहाड़, करती है फतेह माउंट एवरेस्ट, तराशती है अपना वजूद समाज राष्ट्र निर्माण में, बन जाती है कभी कोरोना योद्धा। चार दीवारी में रसोई तक सीमित नहीं उसकी सोच, चार दीवारी में रसोई तक सीमित नहीं है उसकी सोच, हर क्षेत्र में परचम लहराकर गृहिणी बन जाती है सामाजिक सरोकारों की पहरेदार। बांध शब्दों में उड़ेलती है अनकहा कोरे कागज पर, बांध शब्दों में उड़ेलती है अनकहा कोरे कागज पर, बदलती है सोच समाज की, छू लेती है आसमां, उड़ान से अपनी मुट्ठी में भींच लेती है अपने हिस्से का चांद, उड़ान से अपनी मुट्ठी में भींच लेती है अपने हिस्से का चांद। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं सीताराम शर्मा सिद्धार्थ जी को मंच पर आए और कविता पढ़े। उससे पहले उनके लिए लाइनें, दिया खामोश है पर किसी का दिल तो जलता है, दिया खामोश है पर किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। सीताराम शर्मा। विनोद प्रकाश गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई और मंचासीन सभी महानुभावों को प्रणाम करते हुए और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वानों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात अपनी कविता में कहता हूँ। तो लीजिए पेश है विस्थापन, मेरी कविता का शीर्षक। हम नियति को नहीं बदल सकते, न बदल सकते हैं प्रकृति की रफ्तार। माफ चाहता हूं, हम नियति को नहीं बदल सकते, न बदल सकते हैं प्रगति की रफ्तार। हम केवल उदास हो सकते हैं, डूबे हुए शहर को देखकर कौन हंस सकता है, डूबे हुए शहर को देखकर कौन हंस सकता है। हर आदमी अपने हालात बेहतर करना चाहता है, हर आदमी अपने हालात बेहतर करना चाहता है। इसमें जिक्र आएगा कि एक मेरा नज़दीकी कस्बा है तत्तापानी, वो भी डूबा था, कुछ विचार उसके और कुछ आम जिंदगी से। हर आदमी अपने हालात बेहतर करना चाहता है, किसानों की कमर तोड़ देते हैं बेपरवाह मौसम, बच्चे कुर्सी पर बैठे कमाना चाहते हैं, अकूत संपदा मिट्टी को छूकर सैनिटाइजर इस्तेमाल करने वाली नस्ल नहीं जानती कितना पसीना मिला है एक मुट्ठी अनाज में। मिट्टी को छूकर, शुक्रिया, मिट्टी को छूकर सैनिटाइजर इस्तेमाल करने वाली नस्ल नहीं जानती कितना पसीना मिला है एक मुट्ठी अनाज में। विस्थापन का दुख उभरे बटुए के नीचे दब जाता है, विस्थापन का दुख उभरे बटुए के नीचे दब जाता है। याद आते हैं बैल और खेत आधुनिकता के अकेलेपन में। गर्म पानी के दबे हुए प्राकृतिक चश्मों से बेखबर सतलुज के गुजरे शोर को भुला मोटर बोट और वाटर स्कूटर पर झील में उछलते दौड़ते हम रोमांच से भर जाते हैं। पानी पर तैरती बतखें हमारे लिए बिल्कुल नई हैं। झील में उतरा शाम का अक्स किसे नहीं लुभाता, झील में उतरा शाम का अक्स किसे नहीं लुभाता। रंगीन रोशनी में नहाया हुआ शहर कितना ताजा है। आप पैसा देकर जन्नत को उतार सकते हैं जमीन पर, आप पैसा देकर जन्नत को उतार सकते हैं जमीन पर। शुक्रिया। तंगहाली से जूझते हुए लोगों को उम्मीद जिंदा रखती है, तंगहाली से जूझते हुए लोगों को उम्मीद जिंदा रखती है। उम्मीद से टूटे हुए लोगों को भाग्य दिलासा देता है, उम्मीद से टूटे हुए लोगों को भाग्य दिलासा देता है। हम उजड़ी हुई बस्तियों पर रोते हैं, सोचता हूँ जमीन के अलावा कहाँ कहाँ से विस्थापित हुए हम।
बहुत अच्छा। हम उजड़ी हुई बस्तियों पर रोते हैं। सोचता हूँ कि जमीन के अलावा कहाँ कहाँ से विस्थापित हुए हम विलुप्त होती प्रजातियों को देखकर इंसानों के लिए मैं केवल इस बात से संतुष्ट हूँ। विलुप्त होती प्रजातियों को देखकर इंसानों के लिए मैं केवल इस बात से संतुष्ट हूँ कि विलुप्त होने से बेहतर है विस्थापन। गुलपाल वर्मा। सभी को प्रणाम। मेरी कविता का शीर्षक है रवानगी। रात के घने पहर जब तमस की गुलामी कर रही है बस्ती, कर रहा है शहर। रात के घने पहर जब तमस की गुलामी कर रही है बस्ती, कर रहा है शहर। यक से मेरी नींद में ये किसका खलल है? मेरे कक्ष के सुस्ताए परिवेश में ये कैसी अपरिचित हलचल है? चांदनी रात में घिर आए ये सुनहरे पहरे मेरे ख्वाबों में किसके हैं? इतर कोई आवाज सुनी, कहीं अधर मोहवश सिसके हैं। ये किसका मधुमेह निमंत्रण मैंने सुना धीमे स्वर में मेरे कानों में? ये किसने कहा तुम्हें आना होगा? किसके प्रणयाग्रह की मदहोशी का बल रहा कि दिल फैसला कर चुका मुझे जाना होगा? ये दिन है या रात अब भान नहीं, मैं कौन हूँ संग कौन है ज्ञान नहीं। बादलों के बीच हो रहा युगल नृत्य, मैं नर्तक हूँ या दर्शक अभिव्यक्ति आसान नहीं। परमात्मा जीवात्मा का यूं अनूठा प्यार होगा, ना रजामंदी ना तर्क ना ही प्रतिकार होगा। इतने आकर्षक मिलन का जब होगा महासंयोग, स्वजन रहेंगे विवश रवानगी से अधिकार होगा। इस सुंदर कविता के बाद स्नेह देगी। आप सबको मेरा प्रणाम। मैं समय नहीं लेती हुई अपनी कविता पे आती हूँ। मालूम ना था जिंदगी मोहब्बत और इंसान तीनों बेवफा होते हैं। मालूम ना था जिंदगी मोहब्बत और इंसान तीनों बेवफा होते हैं। वफा की अहमियत वो क्या समझे, वफा की अहमियत वो क्या समझे जिनके दामन में बेवफाई होती है, जिनके दामन में बेवफाई होती है। खामोश हैं वफा भी अब, खामोश हैं वफा भी अब इस बेदर्द ज़माने में जहाँ वफा की कोई कीमत नहीं होती। क्योंकि बेवफा के लिए वफा की अहमियत नहीं होती, क्योंकि बेवफा के लिए वक्त की अहमियत नहीं होती। वफा की कसम खाकर क्यों लोग बेवफा हो जाते हैं, वफा की कसम खाकर क्यों लोग बेवफा हो जाते हैं। वफा की ख्वाहिश में बैठकर क्यों उम्र भर अश्क बहाते हैं लोग, क्यों प्यार को अजमाते हैं लोग। धन्यवाद। विनोद रोहते की आए और अपना काव्य पाठ करें। हाजरी नाना, एक मतला और दो शेर। वैसे हम हैं खूब जुदा, लेकिन एक जैसा अपना मन है। वैसे हम हैं खूब जुदा, लेकिन एक जैसा अपना मन है। दोनों रोते जब भी मिलते, इतना हम में अपनापन है। वैसे हम हैं खूब जुदा, लेकिन एक जैसा अपना मन है। दोनों रोते जब भी मिलते, इतना हम में अपनापन है। लौट आना सूरज ढलते ही शहरों से जंगल की जानिब। लौट आना सूरज ढलते ही शहरों से जंगल की जानिब। मन अपना जो एक पहाड़न का हर कुछ सच्चा साजन है। मन अपना जो एक पहाड़न का हर कुछ सच्चा साजन है। बस सांसों का चलता रहना, ये मतलब देखे थे, बस सांसों का चलते रहना तस्दीक नहीं है जीवन की। बस सांसों का चलते रहना तस्दीक नहीं है जीवन की। सांसों के साथ हमारा भी चलता रहना ही जीवन है। सांसों के साथ हमारा भी चलता रहना ही जीवन है।
एक गजल और देखें सर। दुनिया भर का दर्द सहारा होता है, दुनिया भर का दर्द सहारा होता है, अपने गम से कहाँ गुजारा होता है। दुनिया भर का दर्द सहारा होता है, अपने गम से कहाँ गुजारा होता है। उसकी धुन में रक्स पे रहना पड़ता है, उसकी धुन पर रक्स में रहना पड़ता है, उसकी धुन में उसकी धुन पर रक्स में रहना पड़ता है। यार का दर्जा खुदा का दर्जा होता है, यार का दर्जा खुदा का दर्जा होता है। इश्क की सारी बातें झूठी होती हैं, इश्क की सारी बातें झूठी होती हैं, इश्क में बस एक लहजा सच्चा होता है। इश्क की सारी बातें झूठी होती हैं, इश्क में बस एक लहजा सच्चा होता है। ये शेर बतौरे खास है। सारे आशिक नाव घुमाते रहते हैं, सारे आशिक नाव घुमाते रहते हैं, दरिया का बस डूबने वाला होता है। सारे आशिक नाव घुमाते रहते हैं, दरिया का बस डूबने वाला होता है, दरिया का बस डूबने वाला होता है। छुप छुप कर खुद से मिलते रहने वालों, छुप छुप कर खुद से मिलते रहने वालों, खुद से तो यार खुलकर मिलना होता है। छुप छुप कर खुद से मिलते रहने वालों, खुद से तो यार खुलकर मिलना होता है। इतनी उम्मीद भी ठीक नहीं परदेसी से, आखिरी शेर है। इतनी उम्मीद भी ठीक नहीं परदेसी से, दूर का रिश्ता होता है। बहुत शुक्रिया। गजल की जब बात होती है तो हम प्रदेश में कुछ मकबूल शायरों का जिक्र करते हैं, जिसमें जिक्र आता है जाहिर तौर से शालब जी का तो आता ही है, जिक्र आता है द्विजेंद्र द्विज जी का, जिक्र आता है मोहतरम नवनीत शर्मा जी का, और जिक्र आता है सुमित्राज का भी। और इसी बीच एक ऐसे शख्स है जिनका जिक्र भी कम नहीं आता, उनको मैं शेर के साथ बुला रहा हूँ। राज दिल हर किसी को बताते नहीं, राज दिल हर किसी को बताते नहीं, जिंदगी को अजीरन बनाते नहीं। ठोकरों में हमारे कई ताज है, ठोकरों में हमारे कई ताज है, ये अलग बात है हम किसी को बताते नहीं। मेरी मुराद है तरुण गर्ग जी से, मैं उन्हें मंच पर आवाज दे रहा हूँ कि वाह अपनी सुंदर गजलों से हमें नवाजें। आदरणीय मंच और आप सभी को मेरा सादर अभिवादन। और एक शेर से शुरुआत कर रहा हूँ। शेर देखिएगा। अगर चाहिए हक तो लड़ना पड़ेगा, अगर चाहिए हक तो लड़ना पड़ेगा, कथा बांचना काम मेरा नहीं है, कथा बांचना काम मेरा नहीं है। और गजल देखिए, गजल का मतलब है शमशो कमर भी सबके तरफदार हो गए, शमशो कमर भी सबके तरफदार हो गए, जुगनू भी टिमटिमाने से लाचार हो गए, जुगनू भी टिमटिमाने से लाचार हो गए, दिखते नहीं कहीं भी निशान रोशनी के अब, दिखते नहीं कहीं भी निशान रोशनी के अब, इंसान के स्याह स्याह से किरदार हो गए, इंसान के स्याह स्याह से किरदार हो गए। मीठी ज़बां थी तेरी तो ऐसा क्या हुआ, मीठी ज़बां थी तेरी तो ऐसा क्या हुआ, जो आज लफ्ज तेरे ये तलवार हो गए। शुक्र जो आज लफ्ज तेरे ये तलवार हो गए। खुश होता ही नहीं है ये भीतर का तिफल अब, खुश होता ही नहीं है ये भीतर का तिफल अब, हम जब से ख्वाहिशों के तलबगार हो गए। शुक्र हम जब से ख्वाहिशों के तलबगार हो गए। और शेर है, वो दास्तां का हिस्सा नहीं बन सके कभी, वो दास्तां का हिस्सा नहीं बन सके कभी, जुल्मों सितम के आगे जो लाचार हो गए, जुल्मों सितम के आगे जो लाचार हो गए। और मक्ता देखिएगा, बुनियाद के जो संग हैं कहते मिले तरुण, बुनियाद के जो संग हैं कहते मिले तरुण,
जितने थे चोर उचक्के वे सरकार हो गए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और एक गजल और देख लीजिए। गजल का मतलब है, ना चाहते हुए भी मुझको हास करना पड़ा, ना चाहते हुए भी मुझको हास करना पड़ा, कि जख्म दिल का जलाकर उजास करना पड़ा, कि जख्म दिल का जलाकर उजास करना पड़ा। मैं और मेरा खुदा जानता है मंजिल तक, मैं और मेरा खुदा जानता है मंजिल तक पहुंचने के लिए कितना प्रयास करना पड़ा, मंजिल तक पहुंचने के लिए कितना प्रयास करना पड़ा। जरूरतों को भी अपनी जरूरतों पे यहाँ, जरूरतों को भी अपनी जरूरतों पे यहाँ गुरूर छोड़ के लहजा मिठास करना पड़ा, गुरूर छोड़ के लहजा मिठास करना पड़ा। और शेर है, हकीकतों से हुआ वास्ता मेरा जिस पल, हकीकतों से हुआ वास्ता मेरा जिस पल, खुद अपने दर्द को ही दिल की प्यास करना पड़ा, खुद अपने दर्द को ही दिल की प्यास करना पड़ा। और शेर है, जहां में जीने की खातिर हर एक लम्हा ही, जहां में जीने की खातिर हर एक लम्हा ही, हंसी को जख्मों का मुझको लिबास करना पड़ा, हंसी को जख्मों का मुझको लिबास करना पड़ा। और शेर है, मैं जिंदगी की हकीकतों का क्या सुनाऊं दर्द, मैं जिंदगी की हकीकतों का क्या सुनाऊं दर्द, कि साथ मौत के मुझको निवास करना पड़ा, कि साथ मौत के मुझको निवास करना पड़ा। और शेर है, मक्ता देखिएगा, बस एक और बड़े मनोहार से कहा उसने, बस एक और बड़े मनोहार से कहा उसने, मुझे भी खाली तरुण फिर गिलास करना पड़ा। अब मैं जिस कवित्री को बुला रहा हूँ वो एक कहानीकार भी है, समाज सेविका है। क्षणिकाएं, हिमखंड, दो छोटी सी क्षणिकाएं हैं, उसके बाद छोटी सी ही कविता है। हिमखंड, मेरे चित पर रखा हिमखंड, हिम देख पिघल गया, मेरे चित पर रखा हिमखंड, हिम देखकर पिघल गया। दूसरी है देवदार, देवदार की टहनी ने थाम लिया भारी हिमपात, देवदार की टहनी ने थाम लिया भारी हिमपात, जैसे धरती थामे रहती जीवन, जैसे धरती थामे रहती जीवन। आवाजें सुनाई देती हैं, आवाजें सुनाई देती हैं, भीतर भी और बाहर भी, आवाजें सुनाई देती हैं, भीतर भी और बाहर भी, दबी रहती हैं और दबाई जाती हैं, दबी रहती हैं और दबाई जाती हैं, फिरती हैं भीतर, करती है तांडव, लावा उगलने को आतुर, फिरती है भीतर, करती है तांडव, लावा उगलने को आतुर। धोंकनी धोंकनी धधक उठती है विस्फोट विध्वंस, धोंकनी धधक उठती है विस्फोट विध्वंस, आवाजें जिंदा दफनाई जाती हैं, आवाजें जिंदा दफनाई जाती हैं। क्यों और कब तक, क्यों और कब तक भस्मासुर उगाता है, भस्मासुर उगाता है, फैलाता है जाल। भस्म क्यों नहीं होता, भस्म क्यों नहीं होता। रावण प्रतिज्ञा भी कहाँ, रावण प्रतिज्ञा भी कहाँ। हर ओर शोर, दबी और
दबाई चीखे नहीं, नहीं सही जाती, नहीं सही जाती, आवाजें सुनाई देती हैं भीतर भी और बाहर भी। धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं अगले कवि लेखराज चौहान। आदरणीय मंच, उपस्थित विद्वजनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं गुप्ता जी को, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक बात बहुत अच्छी जो ध्यान में लाई, हम सब के ध्यान में डॉक्टर विनोद राय गुप्ता जी सर जी ने लाई है, वो ये है कि मैं लिखता नहीं हूँ। मेरी भी यही बात है कि मैं भी लिखता नहीं हूँ। वो बात सच में ऐसे ही है, मेरे ख्याल सबके साथ ऐसा ही होता हुआ होगा कि अपने आप विचार आ जाते हैं ऊपर से। और ऐसे ही मेरे भी जैसे कविता, गज़ल या इसके बारे में तो मेरे है नहीं नॉलेज, ज्ञान इसके बारे में इतना। कहानियाँ लिखता हूँ मैं, प्रसारित भी होती रहती है, तो मन में लिखने की तमन्ना उठ जाती है कि मैं भी कविता लिखूं या मैं भी कुछ इस और कुछ काम करूं। तो कुछ विचार, मैं दिल्ली गया हुआ था और दिल्ली में मिसिज टूर पर गए हुए, तो क्या हुआ, मेरे मिसिज का पर्स चोरी हो गया। तो हमें पता ही नहीं चला कि पर्स जो है कब कहाँ चले गया है। और जैसे शहर के हालात और आजकल के हालात को देखते हुए कुछ मेरे विचार मन में आ गए और वो विचार मैंने लिख दिए। पढ़िए सर। शीर्षक है हिसाब। गांव की भिजा क्यों शहर हो आई, गांव की भिजा क्यों शहर हो आई, यहाँ नहीं रुकना, वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं। वो सामने जहाँ गाड़ी धू धू जल रही, वहाँ भी नहीं। यहाँ लुटेरों की बस्ती है। 4 कोस आगे एक बड़ा शहर, वहाँ दरिंदों की बस्ती है। ये क्या, एक चीज, कहाँ खड़े हो, 2000 का नोट, वह भी खुली हथेली पर, जल्दी अंदर रखो, जेब टटोलते रहना, पर्स पर हाथ धरे रखो। बदन के वो अंग जो सजने संवरने की आस में टकटकी लगाए बैठे हैं, उन्हें भी समझाओ जरा, ध्यान रखना वे खाली रहे, क्योंकि तुम मुर्दों की बात छोड़ो, वो जिंदा को निर्वस्त्र कर देने वाली बस्ती है। फिर एक चीज, सुना नहीं मैंने क्या कहा, रोकड़ा अंदर रखो, यहाँ झपट मार भी है। यहाँ नोट की उम्र लंबी, अगर रहे हथेली पर तो सांसों की उम्र पल भर की। भीड़ जो देख रहे हो वह राम चौक है, जो देता अक्सर गवाही बार बार बहते लहू में। ये जाति धर्म तराशने वालों की बस्ती है। फिर असमंजस में भेजा कुछ यूं कम कपाई, हे प्रभु तेरी ही तो रचना है। फिर ये हिसाब कब कहाँ कैसे और क्यों लगा, कुछ गले ना उतरा। मैं ठहरी भेजा गाँव की क्यों शहर हो आई। धन्यवाद। आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर अनीता शर्मा जी को अपनी कविता के साथ वो आए। डॉक्टर अनीता शर्मा कार्यरत है डिप्टी डायरेक्टरेट में, इंस्पेक्शन सेल में कार्यरत है। अभी हाल ही में इनकी एक पुस्तक का लोकार्पण हुआ जिसका शीर्षक है केवथल, और बहुत मेहनत से लिखी हुई वो पुस्तक है। प्रबुद्धजनों को मेरा सादर प्रणाम, सभी लेखकों को भी मेरा प्रणाम। गुप्ता जी, ये दूसरी बार है कि आपकी पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है और मैं कविता पढ़ रही हूँ, तो आपने व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कविता है अस्तित्व। पर्णहीन वृक्ष भी था कभी हरा भरा, पर्णहीन वृक्ष भी था कभी हरा भरा, मंडराया करते थे परिंदे,
बिन बुलाए बैठ जाते थे तपती दोपहरी में अनायास। पर्णहीन वृक्ष भी था कभी हरा भरा, मंडराया करते थे परिंदे, बिन बुलाए बैठ जाते थे तपती दोपहरी में अनायास। कौन कहता है वो अदम अबस और या कुरूप है? कौन कहता है वो अदम अबस या कुरूप है? गौर से देखो, वो उदास खड़ा आज भी बयां कर रहा, उसके जीवन में भी थी बहार। वो उदास खड़ा आज भी बयां कर रहा, उसके जीवन में भी थी बहार। जब पंथी पंछी कायल थे उसके, ढूंढा करते थे उसी का ठौर। ठहक जाते थे उसकी ठंडी बयार की खातिर, अपने पथ पर चलते चलते। अर्जमंद को बासंती बहार का कैसा गुरूर, अर्जमंद को बासंती बहार का कैसा गुरूर। शरद के आने पर कुदरत का जब बदले मिजाज, शरद के आने पर कुदरत का जब बदले मिजाज। इत्तलाफ हो वो भी समूल, जो सबब है उसकी खुशहाली का। और हो जाए वो भी पर्णहीन उस सूखे शजर की मानिंद, और हो जाए वह भी पर्णहीन उस सूखे शजर की मानिंद। देखा है कभी शजर ऐसा जो खा जाए अपने पत्तों को? देखा है कभी शजर ऐसा जो खा जाए अपने पत्तों को? सुखा दे अपनी जीवन दायिनी सरसता, कोमलता और मधुरता भी। सुखा दे अपनी जीवन दायिनी सरसता, कोमलता और मधुरता। अपनी लहलहाती शाखाओं से खा जाए फल फूल, तेज हवा के झोंके से गिरा दे सब पत्ते अनायास। उसे अस्तित्वहीन ना समझना, उसे अस्तित्वहीन ना समझना। आबाद है आज भी उसका एक जहां, आबाद है आज भी उसका एक जहां। उसके जीवन में भी है बहार। साथ खड़े वृक्ष गर उड़ाए उसका उपहास, साथ खड़े वृक्ष गर उड़ाए उसका उपहास। तो गौर से सुनो, उसके पदतल है एक खियाबा खैर, उसके पदतल है एक खियाबा खैर। जो पलता रहा निरंतर उसके आगोश में, जो पलता रहा निरंतर उसके आगोश में। नवजीवन का लिए संदेश, नवजीवन का लिए संदेश। धन्यवाद। अगली प्रस्तुति है हमारे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी, जो अपनी कविताओं के साथ मुसलसल लिख रहे हैं और दोहे भी वो लिख रहे हैं। उनके दोहे से हम रूबरू होते रहते हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा। मंच को नमन और गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई। एक छोटी सी गीतिका है। एक नारी की व्यथा है जिसके पति जो हैं कहीं दूर चले गए हैं और वो गुजारिश कर रही है अब तो चले आओ। मेरी गुजारिश यही तुमसे अब तो चले आओ, मेरी गुजारिश यही तुमसे अब तो चले आओ। संभालो घर तुम आकर अब तो चले आओ, संभालो घर तुम आकर अब तो चले आओ। मेरी गुजारिश यही तुमसे अब तो चले आओ। ना है अब उम्र ही वैसी, ना है अब उम्र ही वैसी कि हम घूमते जाएं, ना है अब उम्र ही वैसी कि हम घूमते जाएं। रहेंगे घर पर सब मिलकर अब तो चले आओ, रहेंगे घर पे सब मिलकर अब तो चले आओ। जवानी में कर्तव्यों को निभाते रहे हम तुम, जवानी में कर्तव्यों को निभाते रहे हम तुम। शेष है कुछ समय बाकी अब तो चले आओ, शेष है समय कुछ बाकी अब तो चले आओ। खुदा का शुक्र है
खुदा का शुक्र है अब भी सही सलामत तो हम तुम, खुदा का शुक्र है अब भी सही सलामत हम तुम, करेंगे बात हम मिलकर अब तो चले आओ, करेंगे बात हम मिलकर अब तो चले आओ। सुना ही था मैंने तो मूल से ब्याज हो प्यारा, सुना ही था मैंने तो मूल से ब्याज हो प्यारा, उसी की सौगंध तुमको अब तो चले आओ। सुना ही था मैंने तो मूल से ब्याज प्यारा, उसी की सौगंध तुमको अब तो चले आओ। रखे हुए बर्तन भी अक्सर तो खटक ही जाते हैं, रखे हुए बर्तन भी अक्सर तो खटक ही जाते, भुलाकर बीती सब बातें अब तो चले आओ। रखे हुए बर्तन भी अक्सर तो खटक ही जाते, भुलाकर बीती सब बातें अब तो चले आओ। जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया हमने, जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया हमने, चंद घड़ियां ही बाकी तुम अब तो चले आओ, चंद घड़ियां ही बाकी तुम अब तो चले आओ। प्रकाश की देरी तो मिलना हो ना, प्रकाश की देरी तो मिलना हो या ना भी हो, प्रकाश की देरी तो मिलना हो या ना भी हो, सही समझो तुम मन से तो अब तो चले आओ, सही समझो जो मन से तुम अब तो चले आओ। मैं देख रहा हूँ कल्पना गांगटा जी को हमारे बीच में बैठी है। हाल ही में अभी तक इनकी 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। हाल ही में एक इनका कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है, उसका टाइटल स्वयं आपसे मेरे जहन से निकल गया है। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कल्पना गांगटा जी को वाएं और अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद सर। सभागार में जितने भी प्रबुद्ध जन हैं उन सभी को मेरा नमन। ये देख लो प्रबुद्ध जन है भी है। जी, सारे ही प्रबुद्ध जन हैं, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन भी करती हूँ कि आप यहाँ मेरी कविता सुनने के लिए हैं, और नमस्कार भी करती हूँ दिल की गहराइयों से। कविता नहीं लाई हूँ आज, लेकिन कुछ अभी पंक्तियां मैंने हाल ही में लिखी थी, वही पढ़ना चाहूंगी। अपनी शख्सियत को छोड़ना हमें गवारा नहीं, अपनी शख्सियत को छोड़ना हमें गवारा नहीं, किसी के आबे अश्क को पहुंचने से वो हमारा नहीं होगा। यूं तो दरिया भी कुछ देर शांत बहता है, ऐसा नहीं कि किसी मोड़ पे वो विकराल नहीं होगा। जमाना ढूंढ रहा है हमें फिर से वही आदत, जमाना ढूंढ रहा है हमें फिर से वही आदत, जिसे छोड़ देने की करते रहे हम इबादत। कई बार सहलिए घाव नाजुक दिल पर, कई बार सहलिए घाव नाजुक दिल पर ठान लिया अब हर बार ऐसा नहीं होगा। रिश्ते घावों को सहलाने लगे हैं, पर भर भी गए तो भी ये हमारा गुजारा नहीं होगा। कदम दर कदम नए सांस नए रंग दिखा रही है जिंदगी, आज है जो संग शायद कल वो भी सहारा नहीं होगा। चलो जी लेते हैं हंसी खुशी ये लम्हे, कल ये पल भी दोबारा नहीं होंगे। थोड़ा सा कुछ और था। अक्सर बयां कर जाती है बहुत कुछ खामोशी भी, अक्सर बयां कर जाती है बहुत कुछ खामोशी भी, हर बात दिल की कह दी जाए जरूरी तो नहीं। समझने वालों के लिए काफी है चेहरा और आंखें ही, एक बार पढ़ने की कोशिश करो तो सही। खुद करते हैं वफादारी गर, वही उम्मीद हर किसी से सही तो नहीं। उमड़ते हैं जज्बात दिल में जो कहीं, वही होंठों पर भी आए जरूरी तो नहीं। धन्यवाद। अब मैं उस वरिष्ठ कवि को आमंत्रित कर रहा हूँ। शायद ही कोई ऐसी गोष्ठी होती होगी जहाँ पे उनका काव्य पाठ नहीं होता। मेरी मुराद है कुलराजी पंत जी से। मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ कि वो मंच पर आए और अपना कविता पाठ करें। श्री कुलराजी पंत जी। गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई पुस्तक के प्रकाशन की, और आपकी मोहब्बत की जो आपने शिमला को दी है। ये आज स्पेशली इस काम के लिए आया कि यहाँ पुस्तक का विमोचन किया जाए और सब दोस्तों से मिलने का सिला बना। ये बढ़िया बात है, सिला बढ़ता दोस्तों। जी जी, हमारा इकट्ठे कहाँ मिलता जी। कविता का शीर्षक है पृथ्वी के हाथ। पृथ्वी के हाथ।
पृथ्वी बीजों को ओट में रखती, पलोसती, दिखाती रोशनी, वर्षा से जरूरत भर पानी लेती। क्या बात है, वाह। पृथ्वी बीजों को ओट में रखती, पलोसती, दिखाती रोशनी, वर्षा से जरूरत भर पानी लेती। बर्फ से कहती भीतर मत आना, बर्फ से कहती भीतर मत आना, अंदर बीज सोए हुए हैं, जाड़ा बहुत है, बाहर से किवाड़ बंद रखना। और सुनती मौसमों की आवाज, सुनती मौसमों की आवाज पृथ्वी, पशु पक्षियों को आगाह करती, धूप को ठहराती, छांव का इंतजाम करती। पानी उसका आंचल ओढ़ भीतर ही भीतर चलता, और उसकी जादुई छुअन से हरियाली फैलती, खिलते फूल, तमाम रंग, खुशबू चारों ओर फैलती। कभी कुछ नहीं कहती पृथ्वी, कभी कुछ नहीं कहती पृथ्वी, सबकी सुनती, सदियों से काम में जुटी हुई है, किसी ने नहीं देखे उसके हाथ, न जाने कहाँ छुपा कर रखती। धन्यवाद। आपकी कविता का मफहूम भी बड़ा जबरदस्त है। और अब मैं मंच पे बुला रहा हूँ दीप्ति सारस्वत प्रतिमा जी को कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। एक कविता, कल्पना के साथ आना जाना होता है, संगत का असर है। एक कविता आपके लिए पेश है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रेरणा कल्पना है, अधिक इमेजिनेशन भी है। शीर्षक है यात्रा। रोडवेज बस की अंतिम सीट पर बैठी वे दो लेखिकाएं, लेखिकाएं नहीं, शुरू के 10 मिनट में थी बिछुड़ी हुई सहेलियां। रोडवेज बस की अंतिम सीट पर बैठी वो दो लेखिकाएं, लेखिकाएं नहीं, शुरू के 10 मिनट में बिछुड़ी हुई सहेलियां। हंसती, खिलखिलाती, हाथ पर हाथ रखती, एक दूसरे के होने में समाई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर वे हो गई दो स्त्रियां, 10 मिनट के बाद फिर वे हो गई दो स्त्रियां, घर परिवार, जेठ जेठानी, ननद देवरानी, गांव काम घास पशु की अतिरिक्त जिम्मेदारियों में उलझी मलिन धूम्र रेखाएं। गांव काम घास पशु की अतिरिक्त जिम्मेदारियों में उलझी मलिन धूम्र रेखाएं। फिर वे थीं बस दो तन, फिर वे थीं बस दो तन, गर्भावस्था में किस हॉस्पिटल में जाकर पछताई, किस डॉक्टर ने बचाई अंततः उसकी और बच्चे की जान। फिर हो गई वे किशोरी, किस अध्यापक का था रूप रौद्र, किसने किया इतना जलील कि छोड़ना पड़ गया स्कूल, किसने दिखाई राह हाथ पकड़, और किसने दिया लेखन को प्रोत्साहन। स्टॉप आने तक बातों बातों में वे जी चुकी थीं अपना पूरा बचपन। स्टॉप आने तक वे बातों बातों में जी चुकी थीं अपना पूरा बचपन। लेखिकाएं कहाँ थीं वे, लेखिकाएं कहाँ थीं वे थीं एक दूजे का अंतर्मन, यात्रा करती एक दूजे के भीतर भीतर। अनीता अग्रवाल। यहाँ उपस्थित समस्त विद्वंजन को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है नीता अग्रवाल। मामा जी को बहुत बहुत बधाई हो इस दूसरे गजल संग्रह के लिए, बूंद बूंद गजल। और आज मैं मेरे भांजे की बहू है। बूंद बूंद गजल इस दूसरे काव्य संग्रह से मैंने एक गजल ली है जो मुझे बहुत पसंद है, और आज मैं इसी को पढ़ना चाहूंगी। अपनी कविताएं तो पढ़ते रहते हैं, पढ़ लेंगे बाद में। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आज ये मौका मिला।
छलावे रूप के जादू के यूं दर्पण चलते हैं। के शीर्षक दर्पण से चलते हैं। छलावे रूप के जादू के यूं दर्पण से चलते हैं। सियासी दांव धंधे जैसे काले धन से चलते हैं। आजकल हर तरफ यही है। ये पापराजी के फंडे, अच्छा ये पपराजी के फंडे, चमचमाता रूप, धन जादू, ये मालो जर के कारोबार धन शोधन से चलते हैं। छलावे रूप के जादू के यूं दर्पण से चलते हैं। नहीं फलती मोहब्बत आजमाने से कभी यारो, मोहब्बत के तो सारे काम अपने पन से चलते हैं। छलावे रूप के जादू के यूं दर्पण से चलते हैं। सियासी मरहमों के दर्द में राहत नहीं मिलती। सियासी मरहमों से दर्द में राहत नहीं मिलती। तिलिस्मी जादुई किरदार पर पीड़न से चलते हैं। छलावे रूप के जादू यूं दर्पण से चलते हैं। तेरे इस इश्क में हमने कभी वक़्त नहीं पाई। वक़्त नहीं पाई। तेरे इस इश्क में हमने कभी वक़्त नहीं पाई। तेरी गलियों में हम अब भी बड़े बेमन से चलते हैं। छलावे रूप के जादू यूं दर्पण से चलते हैं। पहाड़ी मंजरों पर है छलकते खून के छींटे। पहाड़ी मंजरों पर है छलकते खून के छींटे। छलावों के ये चौसर गोलियों और गन से चलते हैं। छलावे रूप के जादू यूं दर्पण से चलते हैं। धन्यवाद। ये गजल में से पहले पढ़ी है, पर आज विनोद शरद जो आए हैं तो सर आपके लिए ये गजल पहले पढ़ चुका हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि विनोद शरद जी आए तो दोबारा से कि मतलब देखिए, घर बनाऊं या फिर किताब लिखूं। घर बनाऊं या फिर किताब लिखूं, जिंदगी का कहाँ हिसाब लिखूं। एक शायर की जिंदगी या तो किताब लिखने में चली जाती है या घर बनाने में। दोनों घर बनाऊं या फिर किताब लिखूं, जिंदगी का कहाँ हिसाब लिखूं। और उसने मुझको हकीर बोला है, हकीर यानी छोटा। उसने मुझको हकीर बोला है, मुस्कुराऊं या फिर जवाब लिखूं। उसने मुझको हकीर बोला है, मुस्कुराऊं या फिर जवाब लिखूं। और हर्फ की बात मान लूं तो फिर, हर्फ की बात मान लूं तो फिर, खुद को मैं आग तुझको आब लिखूं। और शेर है कि खुद को मैं आग तुझको आब लिखूं। और बेतकल्लुफ करो मुझे हैरान, बेतकल्लुफ करो मुझे हैरान। आओ मैं तुमको महताब लिखूं। बेतकल्लुफ करो मुझे हैरान, आओ मैं तुमको महताब लिखूं। महताब यानी चांद। आओ मैं तुमको महताब लिखूं। और ये शनासाई और ये पर्दा, शनासाई है जानकारी, जान पहचान। ये शनासाई और ये पर्दा, इश्क को क्यों ना अब सुराब लिखूं। और इन खलाओं में गुम रहूं गर मैं, इन खलाओं में, शेर पे ध्यान दीजिए कि इन खलाओं में गुम रहूं गर मैं, जिंदगी को तो बेहिसाब लिखूं। इन खलाओं को गुम रहूं गर मैं, जिंदगी को तो बेहिसाब लिखूं। और बुत परस्ती तो छोड़ दी मैंने, छोड़ दी मैंने। अब तो मैं खुद को महव ख्वाब लिखूं। और वो भी बादा परस्त हो बैठा, मकता है वो भी शराबखोर, बादा परस्त, शराबखोरी की आदत। वो भी बादा परस्त हो बैठा, राज को भी तो कामयाब लिखूं।
बढ़िया। गोभी बाधा परस्त हो बैठा, राजगोभी तो कामयाब। लिखो एक ये नज्म में पढ़ रहा हूँ। जर्द पत्तों पे जो हल्की बहकी सी हवा बैठी है, जर्द पत्तों पे जो बहकी सी हवा बैठी है, उसकी आंखों में कई ख्वाब नजर आते हैं। जंगलों में बनी राहों से गुजरता हूं मैं, और फिर जहन में कुछ शेर उभर आते हैं। फूल खिल खिल के बहारों को बुलाते हैं, यहाँ सरसराते हुए पेड़ों से सदा आती है। और जब पेड़ों की शाखों पे मचलती है हवा, उसकी आवाज मुझे छू के गुजर जाती है। क्या मंजर का शेर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और जब पेड़ों की शाखों से पे मचलती है हवा, उसकी आवाज मुझे छू के गुजर जाती है। दूर उस शहर की सड़कों पे जो बेचैनी है, उन सुराबों को उसी शहर में छोड़ आया हूँ। दूर उस शहर की सड़कों पे जो बेचैनी है, उन सुराबों को उसी शहर में छोड़ आया हूँ। उन सुराबों की हकीकत जो समझ में आई, उस हकीकत को किसी मोड़ पे तोड़ आया हूँ। कोहसारों की ढलानों पे ये फैले साए, अपने आगोश में जब मुझको छुपा लेते हैं, मैं जमाने की अदावत से बचा रहता हूँ। ये मुझे अपनी हकीकत का सुकून देते हैं। क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कितने मौसम इन्हीं राहों से गुजर जाते हैं। कभी बारिश, कभी पतझड़ का निशान होता है, और कभी धुंध में लिपटी हुई वादी जैसे किसी जन्नत के नज़ारों का गुमा होता है। और उस शहर के सब ऐशो हरम छोड़ के मैं इन्हीं राहों पे भटकता हुआ खो जाता हूँ। ये हवा, पेड़, नज़ारों से भरी ये वादी, इनकी आगोश में चुपचाप सा सो जाता है। अन्यथा रले कि एक दिन एक गोष्ठी में एक शायर और एक कवि एक दूसरे से चिढ़ गए। एक दिन एक गोष्ठी में एक शायर एक कवि एक दूसरे से चिढ़ गए और आपस में भिड़ गए। शायर गजल को बड़ी कहे पर ये कैसे कवि सहे, शायर गजल को बड़ी कहे पर ये कैसे कवि सहे, वो कविता को बड़ी कहे। बात बढ़ गई, एक जंग सी छिड़ गई, इतनी ठन गई कि सामीन की जान पर बन गई। शायर मंच पर चढ़ गया और चढ़कर बोला, शायर मंच पर चढ़ गया और चढ़कर बोला, गजल कविता से आगे बढ़ रही है। कवि भी आगे बढ़ गया, बढ़कर बोला, जब तक मेरी कविता चल रही है, गजल कैसे आगे बढ़ रही है। शायर झल्ला कर बोला, नहीं जानता क्या, मैं खुसरो मीरो गालिब की औलाद हूँ, आज भी आबाद हूँ, शादाब हूँ। कवि तिल मिलाकर बोला, भूल गया क्या, मैं निराला नागार्जुन दिनकर का वारिस हूँ, तब से निर्बाध हूँ, नाबाद हूँ। क्रोध की लहर में शायर बेबैर हो गया था, कभी भी अपनी तान खो गया था, ना लफ्ज का ना लहजे का कोई ख्याल रह गया था। कभी सवाल पर सवाल कर रहा था, शायर हर सवाल पर बवाल कर रहा था। कोई किसी की नहीं मान रहा था, खुद ही को बड़ा जान रहा था। उन्हें ये भिड़ता देख कविता और गजल दुखी हो रही थी, दोनों की नादानियों पर रो रही थी, थाम कर एक दूसरे का हाथ, चलकर साथ साथ दोनों बहनें बज़म से रुखसत हो रही थी। उधर दोनों महानुभाव आपा खो रहे थे, एक दूसरे को धो रहे थे, झल्ला रहे थे, एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। गुस्से में शायर हाँफ रहा था, कवि के शब्द भी कांप रहे थे, एक दूसरे को हड़का रहे थे, माहौल को भड़का रहे थे। मन संचालक असहाय सा बस बड़बड़ा रहा था। मन संचालक असहाय सा बस बड़बड़ा रहा था। गजल हो या कविता, दोनों है साहित्य की संतानें, एक दूसरे की बहनें, साथ साथ चलती है, प्रेम में पलती है। दहा की आग में शायर कवि जलते हैं, अहम जब पलते हैं, कवि शायर तब एक दूसरे को खलते हैं। शुक्रिया। एक बिल्कुल ताज़ा कविता, ताज़ा इसलिए कह रहा हूँ कि अभी इसका फाइनल ड्राफ्ट शायद ना हो, या उस पर कुछ काम करो, ताज़ा लिखी हुई। 2 खंडों में है, दूसरा छोटा सा एक बड़ा। कविता का शीर्षक है थपकी। भागिक। बहुत सारी ज़रूरी और नायाब चीज़ें
पड़ी हुई है अनदेखी और उपेक्षित, मसलन अपने स्वभाव में ही गुपचुप गुमसुम, हमारे आसपास ही दुबकी, कहीं कोई थपकी। बहुत सारी जरूरी और नायाब चीजें पड़ी हुई है अनदेखी और उपेक्षित, मसलन अपने स्वभाव में ही गुपचुप गुमसुम, हमारे आसपास ही दुबकी, कहीं कोई थपकी। वही थपकी जो सुबह शाम आटे की लोई को दे रही रोटी का आकार, जीवन का स्वाद, दिखती भले ही हो प्रहार या चोट जैसी, बेमिसाल मरहम जैसी है लेकिन उसकी तासीर। क्या बात है, वाह। वही थपकी जो घनी उदासी घिरे किसी कंधे पर, घोर मायूसी दबी किसी पीठ पर, उम्मीद और आश्वस्ति की जादुई छुअन संग सौंपती है साहस संजोता जीवन राग। स्नेहिल थपकियों तले मां की गोद में रोते रोते सो रहे बच्चे को देखो, इसी थपकी के पास है ये करिश्माई ताकत जो कितनी भी गहरी रुलाई को बदल देती है सुकून भरी नींद में। स्नेहिल थपकियों तले मां की गोद में सोते सोते रोते रोते सो रहे बच्चे को देखो, इसी थपकी के पास है ताकत करिश्माई जो कितनी भी गहरी रुलाई को बदल देती है सुकून भरी नींद में। बर्बरता को ही ताकत समझ लेने के अभ्यस्त समझ भी कहां सकते हैं हम। मासूम और कातर दिखती हुई सी भीतर मासूम और कातर दिखती हुई सी के भीतर ताकत की संभावनाएं। अंतिम पंक्तियां कि पहचाने इसे संजोए सहेजे अपने आसपास, कि थपेड़ों के खिलाफ खड़े रह पाने, बचे रह पाने का संबल और कारगर हौसला है ये थपकी। पहचाने इसे संजोए और सहेजे अपने आसपास, कि थपेड़ों के खिलाफ खड़े रह पाने, बचे रह पाने का संबल और कारगर हौसला है ये थपकी। और इसका दूसरा भाग बहुत छोटा सा, ध्यान चाहूंगा कि स्पर्श की बड़ी बहन है वो थपकी, कि स्पर्श की बड़ी बहन है वो, स्पर्श की बड़ी बहन है वो, और बड़ी बहन के स्वभाव को तो आप जानते ही हैं। स्पर्श की बड़ी बहन है वो थपकी, स्पर्श की बड़ी बहन है वो, और बड़ी बहन के स्वभाव को तो आप जानते ही हैं। धन्यवाद। मुझको क्यों पूछते हो मियाँ, मुझको क्यों पूछते हो मियाँ, तेरे सवाल तेरे जहन में होंगे। मुझको क्यों पूछते हो मियाँ, तेरे सवाल तेरे जहन में होंगे। कंधे पर उठाते हो सियासी झंडे, बलवे दो चार तो तुमने किए होंगे। हसरत से देखते हो हसीनों को, हसरत से देखते हो हसीनों को, प्यार वार तो तुमने भी किए होंगे। आखिर बाहर क्यों ढूंढते हो मियाँ, आखिर बाहर क्यों ढूंढते हो मियाँ, तेरे दुश्मन तेरी बिरादरी में होंगे। लब जिहाद पर बनाते हो बातें, लब जिहाद पर बनाते हो बातें, कुछ गुनाह तो तुमने भी किए होंगे। बार बार बदलते हो कपड़े, बार बार बदलते हो कपड़े, कीड़े जरूर तेरे बदन में होंगे। मैं इन लाइनों के साथ हरनौत जी को मंच पर बुला रहा हूँ। कहने वाले का कुछ नहीं जाता, कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन कौन पूछे जवाब दर्दों से, कौन पूछे जवाब दर्दों से, लोग तो बस सवाल करते हैं। हरनौत जी आप आए और अपनी कविता करें। धन्यवाद पाली जी। विनोद प्रकाश गुप्ता शालव जी को बहुत बहुत बधाई इस विमोचन के लिए और दूसरे संग्रह के लिए। और
हमारी तो यही तमन्ना है, यही इच्छा है कि आपकी जो 3 संग्रह अभी पाइपलाइन में है उन सबसे पहला विमोचन शिमला में हो, ये हमारी इच्छा है। आपको स्मरण होगा कि बुक कैफे में हमारी जब गोष्ठियाँ हुआ करती थी, जब गुप्ता जी आए तो मुझे तो कविता कहनी आती नहीं थी, लेकिन एक दिन इन्होंने इतनी बुरी तरह से डांटा कि जो दूसरी गोष्ठी होगी अगली बार तुम नहीं आना उसमें, या तो कविता लेकर आओ। तो वो जो डर था, उस डर ने आधी अधूरी जो पंक्तियां मैं लिख रहा हूँ वो उसी डर का वो परंपरा भी थी, एक गुप्ता जी ने जो शुरू की उसी डर का ये कुछ पंक्तियां हैं। पहले मैं गुप्ता जी के लिए एक शेर मिला मुझे कि अबरार का शेर है साबुत खा जाएगा कि सितारे और किस्मत देख कर घर से निकलते हैं, कि सितारे और किस्मत देख कर घर से निकलते हैं, जो बुझ दिल है मुहूर्त देख कर घर से निकलते हैं, हमें लेकिन सफर की मुश्किलों से डर नहीं लगता कि हम बच्चों की सूरत देखकर घर से निकलते हैं। ये जो मैं कविता पढ़ रहा हूँ इसका शीर्षक है शिमला कुछ आधे अधूरे नोट्स। कि बादलों के कंधे पर बैठा रहता है शिमला, सूरज चांद घाटियों की पीठ पर, देवदार बेहद सतर्क की बादल चुरा न ले जाए लाल हरे टीन के घरों को। कि जागो की पहाड़ी पर विराजमान हनुमान जी की विशाल मूर्ति देती रहती है चुनौती कलियुगी रावण को। कामना हिल पर स्थित कामना देवी के मंदिर अब नहीं चढ़ती उतरती कोई पगडंडी, वहां पहुंच गए हैं बिना चूल्हे के घर। कालीबाड़ी मंदिर में शिमला की श्यामला देवी आंखें मूंद देखती रहती है चुपचाप शहर का स्मार्ट सिटी होना। रिज पर खड़ी बापू की प्रतिमा की आंखें थक गई है निहारते, पीठ में किल्टा उठाए पहाड़ियों को जो बरसों से नहीं आए सब्जी बेचने। धाठू रेस्टा पहने नहीं आती अब पहाड़ी ने, हिमाचल निर्माता झुका लेते हैं आंखें, नहीं देखा जाता है अब पतझड़ में चिनार का नंगा होना। हम कपड़े पहने भी कितने नंगे हो गए हैं। कि रात होते ही गुफ्तगू होने लगती है रिज मैदान की पीठ पर, विराजी मूर्तियों के बीच प्रियदर्शनी भारत रत्न लालाजी और हिमाचल निर्माता बापू के पास चले आते हैं उदास। चर्चा होती है गायब हो रहे लोकतंत्र पर। बहुत दूर चौड़ा मैदान से जब तक पहुंचते हैं अंबेडकर तब तक हो जाती है सुबह। शहर फिर चलने लगता है बहुत सी उम्मीदों के साथ। कितना डरावना होता है मूर्तियों का मूर्ति से ही अछूत हो जाना। कि मंदिरों की घंटियां बजते ही काम पर निकल जाते हैं उत्पाती बंदर। शहर के लोग और सैलानी डरे सहमे जेबों में चुरा लेते हैं अपने अपने चश्मे। खुली आंखों से कुछ भी न दिखना आजादी के अमृत महोत्सव में आजादी के बीच ही न दिखने जैसा है। माल पर आवारा कुत्तों की टोलियां भौंकती है एलीट क्लास के कुत्तों पर। उन्हें परवाह नहीं होती किसी भी भौंक की। जानते हैं वे बने ठने डॉगी बेहद सुरक्षित है कीमती पट्टों में। स्ट्रीट डॉग बहुत ख्याल रखते हैं माल की स्वच्छता का, जबकि एलीट कहीं भी कुछ भी कर लेते हैं। वैसे भी आजादी तो इसी वर्ग की है। धूप के इंतजार में स्कैंडल पॉइंट के बेंचों पर आंखें मूंदे ऊंघे बैठे कई सेवानिवृत्त वरिष्ठ चौकस हो जाते हैं। पास से गुजरती किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते ही उठकर चल देते हैं वे। इंडियन कॉफी हाउस हर मेज पर गरम गरम कॉफी के भाप में बनती टूटती है कई सरकारें। हल होने लगते हैं कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसले। समाप्त और शुरू हो जाते हैं कई युद्ध। सांझ ढलते जब वे लौटते हैं घर खाली खाली हाथ, याद करते हुए अपने अमेरिका कनाडा या पेरिस में सेटल हुए बच्चों को।
एक हरे भरे खूबसूरत पहाड़ी शहर का एकाएक स्मार्ट सिटी होना किसी बूढ़ी औरत का मेकअप में होना जैसा है। लाख रंग पोत लो, जोड़ियां फिर भी दिखी जाती है, भारी कर्ज में डूबी सरकार की कैबिनेट बैठकों की तरह। माल की भीड़ में स्वचालित पैर गाड़ी पर सरकते पुलिसमैन अब नहीं देख पाते दाएं बाएं। कानून व्यवस्था बनाए रखने से कहीं ज्यादा होता है अपने ही गिरने का खतरा। कानूनी बूट जब जमीन से हवा में चलने लगते हैं, समझ लेना चाहिए मौसम विभाग की सही नहीं है भविष्यवाणी, बादलों ने फिर दे दिया है धोखा। अच्छा नहीं होता बहुत सी चीजों का गुम होना, जैसे शहर का शहर से, कवि का कविता से, मित्र का मित्रता से, सलवार का कुर्ते से, जुबान का मुंह से, आवाज का कान से, रोशनी का आंख से और नेता का कुर्सी से। धन्यवाद। तो इस तरह से आज ये हमारी महफिल इख्तिताम तक पहुंची। साहित्य का ये सफ़र, गज़लों का ये सफ़र यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि साहित्य कभी रुकता नहीं, गज़लें भी कभी रुकेंगी नहीं। ख्याल इंसान के दिल में जन्म लेते रहेंगे और ख्यालों का इज़हार आदमी कागज़ पे उतारता रहेगा। फिलहाल आप सभी का इस अवसर पर यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद।